Hello student, I am Deepak Sawant. Welcome to you to my channel Bio for NEET by Deepak Sawant. स्टूडेंट आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? अगर इसका वेटेज की हम बात करें तो काफी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में से, और काफी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं रेप्लिकेशन में से। सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। तो अब हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो अपनी जैसी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोज ये हमारा डीएनए है, दिस इज द डीएनए। तो ये डीएनए अपनी जैसे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। ये आपका हो गया एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल और ये हो गया आपका दूसरा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमने देखा ना, तो ये जो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो बने ना वो इसमें से ही बने, और ये दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल सेम आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल जैसे। इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। सो व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? सो ये क्वेश्चन काफी बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर देखा जाए तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ यूनिक प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज एन टेम्पलेट। जहां पे क्या हो जाता है कि जो डीएनए होता है, जैसे हमने यहां पे बात की कि ये जो डीएनए है तो ये अपनी जैसी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है और खुद को ही एज ए टेम्पलेट यूज करता है। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट प्लीज नोट दैट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है। वापस में एक बार रिवाइज करता हूं कि व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? सो डीएनए रेप्लिकेशन इज an unique process of making an identical copy of double stranded DNA using DNA as an template, existing DNA as an template. So this is called the replication of DNA. Understood student? Now अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है और कहां पे होता है। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे स्टूडेंट हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, दो तरह के सेल होते हैं। एक सेल होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। सपोज दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये हो जाएगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल। और अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा यूकैरियोटिक सेल। ओके स्टूडेंट, सो नाउ एज वी नो दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब कि जो न्यूक्लियस के आजू बाजू जो न्यूक्लियर एनवेलोप होता है वो एब्सेंट होता है यहाँ पे। इन शॉर्ट मतलब जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम, ये सारा प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। मतलब देयर इज नो न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो देयरफॉर जो डीएनए होता है ना वो नेकेड डीएनए हो जाता है, नेकेड डीएनए। सपोज ये आपका डीएनए है इन प्रोकैरियोटिक सेल। सो दिस डीएनए इज अ नेकेड, ये नेकेड डीएनए बिकॉज इट इज नॉट एनक्लोज इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं है और सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। सो इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं ना तो in prokaryotic cell replication takes place in cytoplasm। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा।
ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में या तो नीट के एग्जाम में पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो सपोज दिस इज यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल इज अ वेल डेवलप्ड सेल होता है, अच्छी तरह से मतलब ये होता है, इसमें सारे न्यूक्लियर बाउंड मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, गोल्गी बॉडी होता है, सब कुछ होता है। तो ऑब्वियसली जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होगा, तो डीएनए इज कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस। डीएनए कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। सो दिस इज डीएनए। सो डीएनए इज कन्फाइंड into the nucleus. So therefore where does replication take place in eukaryotic cell? So obviously हमारा आंसर होगा in nucleus। रेप्लीकेशन कहां पे होगा? रेप्लीकेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का बनना। सो इसको हम बोलते हैं रेप्लीकेशन। अंडरस्टूड? सो प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में रेप्लीकेशन होगा, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता कैसे है? मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो जैसे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले किसने डिफाइन किया था? मतलब तो वेटसन एंड क्रिक। वेटसन और क्रिक ने बताया था। तो वेटसन एंड क्रिक सजेस्टेड दैट कि जो कॉइल डीएनए होता है, जब सिंथेसिस होने वाला होता है, सिंथेसिस होता कब है? तो ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल साइकिल का जो सिंथेसिस फेज होता है, तब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो वेटसन एंड क्रिक सजेस्टेड दैट कि डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर अनकॉइल्ड एंड सेपरेट, कि क्या हो जाता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते, जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो जब रेप्लिकेशन होने वाला होता है ना, तब ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये अनकॉइल हो जाता है। और फिर देन ये जो दोनों डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं ना, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, लाइक जैसे हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। सो ये हमारा डीएनए हो गया। ये आपका 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है, एंड दिस इज 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। तो अब देखते हो ना, तो यहां पे 2 स्ट्रैंड है डीएनए, 2 स्ट्रैंड है। एक आपका ये स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस सेकेंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना, दे आर कॉइल स्ट्रक्चर, दे आर कॉइल स्ट्रक्चर, बरोबर, दे आर हाईली कॉइल स्ट्रक्चर। तो वेटसन एंड क्रिक ने हमको क्या बताया था कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये अनकॉइल हो जाता है। मतलब अनकॉइल मतलब लाइक जैसे हम किसी चीज को ऐसे ऐसे करते हैं ना, देन उसको खोल देते हैं, सो दैट इज अनकॉइल, अनकॉइल हो जाता है। एंड देन ये जो दोनों डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है ना, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। लाइक जैसे सपोज, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ये आपका सेपरेट हो गया। तो यहां पे हम देखते हैं ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये अनकॉइल हो गया, मतलब कि जो मुड़ा हुआ था वो सीधा हो गया। एंड देन दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ये दोनों जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं ना, सो दे आर अटैच विथ ईच अदर, एक दूसरे से अटैच होते हैं। किससे? कि इनके बीच में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है, कि थाइमिन, एडिनाइन, गोनाइन, साइटोसिन, तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं ना, कि लाइक जैसे कि समझो कि यहाँ पे है हमारा एडिनाइन और यहाँ पे हमारा थाइमिन, तो ये दोनों ज्वाइंट है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये अनकॉइल होने के बाद क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो पेयर होती है ना नाइट्रोजनस बेस की,
जो हाइड्रोजन से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, सॉरी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और टूट जाने की वजह से मतलब कि ब्रेक हो जाता है एंड इसकी वजह से दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो ये हमारा थाइमीन, देन GCATCG, तो यहाँ पे थाइमीन होगा तो एडीनाइन होगा, गोनाइन होगा तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन तो देन गोनाइन, एडीनाइन देन थाइमीन, थाइमीन देन एडीनाइन, साइटोसिन देन गोनाइन एंड गोनाइन देन साइटोसिन। सो ये हो गया हमारा, ये दोनों जो नाइट्रोजन सॉरी दोनों जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। नाउ अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड होते सॉरी ये जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होते नाउ दे ये दोनों डीएनए सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का काम करेंगे। मतलब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है बराबर, सो ये भी एज अ टेम्पलेट काम करेगा और ये भी एज अ टेम्पलेट काम करेगा और यहाँ पे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनेगी, यहाँ पे इनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनेगी। जैसे कि समझो ये है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनेगी जैसे TGC, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा दूसरा ये, तो ये T है तो ये हो जाएगा A, देन G तो C, देन C तो G एंड T तो A, तो ये बन जाएगा आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से मतलब यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो ये जो डीएनए है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो ये यहाँ पे एज अ टेम्पलेट काम करता है और जो न्यू जो डीएनए स्ट्रैंड बनती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनती है, इस टेम्पलेट पे बनती है बराबर। नाउ उसी तरह से ये जो आपका डीएनए है, तो ये जो हम देखते हैं ना, तो ये टेम्पलेट काम कर रहा है। ये जो आपका ये सिंगल स्ट्रैंड है ACGTA, तो ये एज अ टेम्पलेट काम करता है। तो यहाँ पे दूसरी एक मतलब के एक न्यू डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग टू द बेस पेयर। लाइक जैसे कि एडीनाइन है तो थाइमीन, साइट C है तो G है तो C, देन A देन T। तो हम यहां पे देखते हैं ना, तो ये हमारा पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने। ये जो पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है ना, इसमें से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ स्टूडेंट यहां पे हम देखते हैं ना कि ये जो आप देखते हो कि पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में से बराबर दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने। तो ये जो दोनों डॉटर मॉलिक्यूल डीएनए होते हैं, स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, ये जो दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, सो दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स डीएनए मॉलिक्यूल, इवन दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये लोग एक दूसरे जैसे भी होते। दूसरा वेटसन एंड क्रिक ने हमको ये भी बताया था कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इस डीएनए रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो आई एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाता हूं कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्यों बोलते हैं? तो जैसे हमने देखा स्टूडेंट यहाँ पे कि ये हमारा जो सिंगल स्ट्रैंडेड ये जो हमारा पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में से दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बने। ये दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये तो हमको मालूम पड़ गया। बट यहाँ पे एक चीज हम देखते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि ये जो मैंने ब्लू कलर का बना हुआ है, ये तो ओरिजिनल कहां से आया है? पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में से ही आया है। मतलब जो नई कॉपी बनी, यहाँ पे हम देखते हैं ना, ये जो हमने येलो कलर का किया हुआ है बराबर, तो ये कहां से आया? पेरेंट डीएनए में से आया। तो ये
दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने ना, ये दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, तो इन ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल तो वन डीएनए स्ट्रैंड इज कंजर्व, सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड की नई कॉपी बनती है, सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। एक तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, ये दो हमारे पास पड़ी हुई थी, तो एक यहां पे गई, मेरे पास समझो कि 4 रुपीज है, तो मैं करता हूं क्या, 2 रुपीज यहां पे, 2 रुपीज में इसको दे देता हूं, 2 रुपीज इसको दे देता हूं, ये दूसरा 2 रुपीज कमा के 4 रुपीज करता है, ये दूसरा 2 रुपीज कमा के 4 रुपीज करता है, तो हुआ क्या, तो जो इसको मैं, इसके पास जो 4 रुपए हुए, तो उसमें से 2 रुपीज तो मैंने दिए ना, इसने तो सिर्फ दूसरे ही 2 रुपए कमाए हुए। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास जो 4 रुपीज है, तो 2 रुपीज तो मैंने उसको ऑलरेडी दिए हुआ है, तो मतलब वो तो पूरा नहीं है ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो ये जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल में जो एक जो स्ट्रैंड है ना, वो ही नहीं है, मतलब कि ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म। दूसरी जो डीएनए स्ट्रैंड है इट इज कंजर्व, वो तो जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है उसकी वजह से ही है ना। सो देयरफॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अंडरस्टूड नाउ। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो याद रखना है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। कुछ याद नहीं रखना है, दिमाग में सिर्फ इतना ही आपको रखना है कि जो एक स्ट्रैंड होती है वो तो पेरेंट से ही आई हुई है, बराबर। एक स्ट्रैंड है वो तो पेरेंट से आई हुई है, तो सिर्फ 2 स्ट्रैंड जो बनी ना, 2 डॉटर डीएनए बनी और दोनों डॉटर डीएनए में 2-2 स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड तो ऑलरेडी पेरेंट्स ने दी है, मतलब इट इज कंजर्व, एक स्ट्रैंड इज कंजर्व ना, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अंडरस्टूड नाउ। अब जो क्वेश्चन आपको दूसरा जो पूछा जाता है, जो नीट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले किसने ये बताया था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज सेमी कंजर्वेटिव, बराबर, इट इज सेमी कंजर्वेटिव। तो आपको याद रखना है कि टेलर ने, मतलब टेलर ने ये बताया था इन 1957, टेलर इन 1957 स्टूडेंट। सो याद रखना है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोटिक सेल वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेलर इन 1957। प्लीज स्टूडेंट, प्लीज रिमेंबर 2016 में नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल या तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेलर इन 1957। 1957 में टेलर ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, और कौन से ऑर्गेनिज्म में किया था ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सो दैट इज विसिया फाबा, एक तरह का प्लांट है विसिया फाबा, ये भी पूछा गया है नीट के एग्जाम में। विसिया फाबा का मतलब होता है ब्रॉड बीन, ब्रॉड बीन, एक तरह का बीन प्लांट है। सो टेलर ने 1957 में ये देखा था, मतलब कि इस प्लांट के अंदर टेलर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था और बताया था कि जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके स्टूडेंट, सो ये हो जाता है हमारा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो दिस इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नाउ अब जैसे हम देखते हैं ना कि प्रोसीजर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो स्टूडेंट याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट रिक्वायर्स मेनी एंजाइम। बहुत सारी एंजाइम की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मेटल आयन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डाइवेलेंट मेटल आयन की जरूरत पड़ती है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। सो दैट इज मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीज आयन। सो याद रखना स्टूडेंट कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन यूकैरियोटिक सेल,
सो इट इज कॉम्प्लेक्स, इट रिक्वायर्स बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे मेटल आयन की जरूरत पड़ती है। नाउ अब हम बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सो एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हम पूरा डिटेल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। अगर कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आपको मालूम ना हो। तो हम पूरा चैप्टर को डीप में स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टूड? एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। नाउ अब हम जो देखते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन कैसे होता है। तो जैसे स्टूडेंट हमने देखा है सेल डिवीजन के अंदर कि जो न्यूक्लियर शेप होता है, सो इन न्यूक्लियर शेप देर आर लॉट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट्स आर फ्लोटिंग। बहुत सारे न्यूक्लियर शेप होते हैं, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं जो न्यूक्लियर शेप के अंदर फ्लोटिंग करते रहते हैं। बट स्टूडेंट, देर आर 4 types of deoxyribonucleotides monophosphates are used as a raw material for DNA replication. Student, please remember, it is most important question for board exam as well as NEET exam. याद रखना है आपको कि जो न्यूक्लियर शेप होता है, मतलब न्यूक्लियस एक तरह से, मतलब कि जो न्यूक्लियर जो पार्ट है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट होते हैं एंड दे आर फ्लोटिंग बट दे आर इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होते। जैसे कौन कौन से टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट होते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हम देखते हैं ना, तो there are 4 types of deoxyribonucleotide monophosphates are floating in the nuclear shape and they act as a raw material for replication of DNA. ये लोग ही डीएनए बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। और वो कौन कौन से है, तो फर्स्ट जैसे है हमारा कि डीऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट। फर्स्ट कौन सा होगा? डीऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट। सेकेंड होगा हमारा डीऑक्सी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। थर्ड होगा हमारा डीऑक्सी गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, बराबर। और फोर्थ होगा हमारा डीऑक्सी थाइमीन मोनोफॉस्फेट। स्टूडेंट याद रखना है। सो दिस 4 types of deoxyribonucleotide monophosphate act as a raw material for replication of DNA. डीएनए रेप्लिकेशन में ये 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं। बट स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, दे आर इनएक्टिव। अगर हम इसकी बात करें कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, सो इट कैन नॉट सिंथेसाइज डीएनए मॉलिक्यूल। ये डीएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। आप पूछोगे क्यों? आप पूछोगे कि सर एक तरफ आप ऐसा बोल रहे हो कि डीऑक्सी ये जो होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, तो ये लोग एज अ रॉ मटेरियल काम करते हैं, और एक तरफ आप बोलते हो कि ये लोग को नहीं बना सकते। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हमारा पॉइंट क्या है, तो हमारा पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो दे आर नॉट एक्टिव, ये तो फ्लोटिंग तो कर रहे हैं, न्यूक्लियर शेप के अंदर होते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिव। सो अगर इनको डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब अगर डीएनए में पार्टिसिपेट करना है, सो फॉर इनकॉर्पोरेशन इन डीएनए, सो दे हैव टू एक्टिवेटेड विद द एटीपी।
ये लोग जब एटीपी के साथ कंबाइन हो जाएंगे सो देन दे एक्टिवेट, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका डी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है या तो डी साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट है, तो ये जब एटीपी के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो देन दे बिकम्स लाइक, जैसे कि ये डी ऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट है, ये अगर एटीपी के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये आपका क्या बना गया, सो ये बन जाएगा डी ऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नाउ डीसीएमपी क्या बन जाएगा आपका, तो डीसीएमपी बन जाएगा डी ऑक्सी साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से ये बन जाएगा जीटीपी और ये बन जाएगा आपका टीटीपी। सो नाउ ये जो है आपके, इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो नाउ दे आर एक्टिवेटेड, नाउ ये एक्टिवेटेड हो गए, नाउ दे कैन टेक पार्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये लोग डीएनए रेप्लिकेशन में पार्ट ले सकते हैं बिकॉज दे आर नाउ एक्टिवेटेड ना, सो ये एक्टिवेटेड हो गए, बराबर। तो ये जो एक्टिवेटेड होता है ना डीऑक्सी, ये जो मोनोफॉस्फेट में से ये ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, ये जो एक्टिवेटेड होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा गया है। सो व्हाट इज इट कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशंस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। हमको मालूम है कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन। स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर इट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन, आपको पूछा जाएगा। नाउ कौन सा एंजाइम, मतलब फॉस्फोरिलेशन में हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या होता है कि डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। सो ये जो कन्वर्ट हो रहा है ना मोनोफॉस्फेट में से ट्राइफॉस्फेट जो बन रहा है ना, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। और इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है, तो फॉस्फोरिलेज। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा। सो कौन सा एंजाइम काम करता है, तो फॉस्फोरिलेज एक्ट एज ए एंजाइम, बराबर, एज ए एंजाइम काम करता है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं बनता कैसे, मतलब डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखते कि डीएनए सिंथेसिस कैसे होता है। तो जैसे कि वेटसन एंड क्रिक ने हमको सजेस्ट किया था कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो सबसे, मतलब जो कॉइल होता है, सो वो सबसे पहले क्या होता है, अनकॉइल होता है। अनकॉइल होने के बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये हमारा पेरेंटल डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। सो दिस इज पेरेंटल डीएनए डबल स्टैंडर्ड। नाउ ये आपका कॉइल है, अब ये अनकॉइल होता है। अनकॉइल होने के बाद ये दोनों जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है ना, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये आप देखते हो ना, तो ये सेपरेट हो गई और ये सेपरेट हो गई, बराबर। नाउ तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के लिए। तो एंजाइम है हेलिकेसिस। तो ये जो एंजाइम हेलिकेसिस है ना, ये करता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि जो डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है। इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सो इसको अनकॉइल करने के लिए आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंड दैट एंजाइम इज नोन एज अ हेलिकेसिस। सो इस एंजाइम को हम बोलते हैं हेलिकेसिस। सो एंजाइम हेलिकेसिस करता क्या है, तो एंजाइम हेलिकेसिस जो डीएनए का जो कॉइल स्ट्रक्चर है उसको अनकॉइल करता है। क्या करता है, अनकॉइल करता है। और अनकॉइल होने के बाद क्या होता है कि जो इनके बीच में जो कोरेस्पोंडिंग नाइट्रोजनस बेस की जो पेयर होती है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है
or due to the breaking of hydrogen bond, so double stranded DNA double strand separate from each other, और हर एक जो स्ट्रैंड है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एज अ टेम्पलेट काम करता है, एज अ टेम्पलेट काम करता है। तो एंजाइम कौन सा हो गया आपका? हेलिकेसिस। एंजाइम इज हेलिकेसिस। नाउ दूसरा एक एंजाइम है आपका, वो एंजाइम है आपका एसएसबी। बराबर, एसएसबी क्या करता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड, एसएसबी मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। स्टूडेंट याद रखना है, इट इज नॉन एंजाइम। सॉरी, मैंने आपको एंजाइम बताया, इट इज नॉन एंजाइम। तो ये जो आपका एसएसबी है ना, एसएसबी, तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा नॉन एंजाइम है नीट के एग्जाम में। तो हेलिकेसिस आपका एंजाइम है, हेलिकेसिस इज ए एंजाइम। बट ये जो आपका एसएसबी है, ये आपका एसएसबी है, बराबर। तो ये एसएसबी को हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, बराबर। सो इट इज कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, बराबर। ये क्या करता है, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है ना, तो ये क्या करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, जो कॉइल होती है, तो ये जब अनकॉइल होती है ना, तो वापस कॉइल ना हो जाए, इसके लिए ये जो सिंगल स्ट्रैंड है इसको स्टेबिलाइज करता है। जैसे ये वापस अनकॉइल ना हो जाए, ये वापस अनकॉइल ना हो जाए, तो उसको स्टेबिलाइज करता है। तो वो कौन स्टेबिलाइज करता है? सो दैट इज एक प्रोटीन है जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन है। सो दैट नॉन एंजाइम प्रोटीन इज एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड, बराबर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन। अंडरस्टूड? प्रोटीन। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि दूसरा भी एक एंजाइम है, दैट एंजाइम इज नोन एज अ टोपोआइसोमेरेसिस। टोपोआइसोमेरेसिस, बराबर। तो टोपोआइसोमेरेसिस क्या करता है? तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये कॉइल स्ट्रक्चर को, मतलब ये टोपोआइसोमर्स क्या करता है? इट रिड्यूस द एनर्जी, बराबर। जो अनकॉइल करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बराबर। तो टोपोआइसोमर्स एक्चुअली क्या करता है? रिड्यूस द एनर्जी, एनर्जी को कम करता है, बराबर, जिससे हेलिकेसिस इजीली अपना काम कर सके और ये जो डबल डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो इजीली अनकॉइल हो जाए। अंडरस्टूड? इजीली अनकॉइल हो जाए, और इस तरह से दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बराबर। नाउ अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? तो याद रखना स्टूडेंट कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? तो याद रखना है कि डीएनए स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, बराबर, कि डीएनए स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। जो डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड जो स्ट्रक्चर होता है, बराबर, तो ये दोनों एक स्पेसिफिक पॉइंट से एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करते हैं। जैसे कि समझो कि यहाँ से सेपरेट हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बराबर, एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। सो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Student, please remember that specific point is called the origin of replication. Now, अब ये जो हम देखते हैं ना, तो जो डीएनए जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर होता है, ये अनकॉइल होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सो सेपरेट होते हैं, सो दे फॉर्म वाई शेप स्ट्रक्चर। ये आप देखते हो ना, तो एक दूसरे से सेपरेट होने के बाद ये वाई शेप स्ट्रक्चर ले लेता है। तो ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है ना, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। सो दैट वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो आपको ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे बोर्ड के एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? तो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां से डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अ स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए सेपरेट फ्रॉम ईच अदर।
सो दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब क्या, कि जब डीएनए जो होते हैं ना, समझो कि ये हमारा डीएनए, तो जब ये डीएनए एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना, तो दे फॉर्म वाई शेप, तो ऐसा शेप हो जाता है। तो ये जो वाई शेप होता है ना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। स्टूडेंट, आपको एंजाइम के नाम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं? हेलिकेसिस है, एसएसबी जो आपका एंजाइम नहीं है, इट इज अ नॉन एंजाइम प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ए हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन, अंडरस्टूड। और दूसरा जो आपका एंजाइम है वो है टोपोआइसोमरेसिस, अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर क्या होता है? तो मतलब कि सिंथेसिस ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, बराबर, आरएनए की छोटी छोटी चेन बनने लगती है, कि फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए कहां पे बनती है? तो ये डीएनए टेम्पलेट पे बनती है। और कौन से एंड पे बनती है? तो 5 प्राइम एंड, आप देखते हो ना, यहां पे बन रही है आरएनए प्राइमर। दूसरा आप देखोगे ना, तो यहां पे बन रही है आरएनए प्राइमर 5 प्राइम एंड पे, बराबर, दिस 5 प्राइम एंड, और एक यहां पे बन रही है, बराबर। तो ये जो 5 प्राइम एंड पे, मतलब ये क्या है, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, जिसके ऊपर एक नई सिंगल स्ट्रैंड बनती है, डीएनए की एक नई सिंगल स्ट्रैंड बनती है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड पे आपका आरएनए प्राइमर बनता है। तो आरएनए प्राइमर मतलब क्या होता है? सो ये क्वेश्चन भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, एज वेल एज बोर्ड में भी काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज आरएनए प्राइमर। तो स्टूडेंट याद रखना है कि फॉर्मेशन ऑफ अ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए एट अ डीएनए टेम्पलेट, ऑन अ डीएनए टेम्पलेट एट अ 5 प्राइम एंड। डीएनए टेम्पलेट पे 5 प्राइम एंड पे जो आरएनए की शॉर्ट चेन बनती है, इसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो है आपका आरएनए प्राइमेस। एंजाइम कौन सा यूज होगा? आरएनए प्राइमेस, एंजाइम आरएनए प्राइमेस। तो ये एक्चुअली जो एंजाइम है ना आरएनए प्राइमेस, ये करता क्या है, याद रखना है सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएनए प्राइमर मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए ऑन अ डीएनए टेम्पलेट एट अ 5 प्राइम एंड, सो दिस इज कॉल्ड आरएनए प्राइमर। एंड एंजाइम आरएनए प्राइमेस इज यूज्ड टू पॉलीमराइज द आरएनए प्राइमर बिल्डिंग ब्लॉक। जो आरएनए प्राइमर के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उनको पॉलीमराइज करता है, मतलब उनको जोड़ता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं आरएनए के अंदर? सो दैट इज एडिनाइन, यूरेसिल, गोनाइन एंड साइटोसिन। स्टूडेंट याद रखना है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, एडिनाइन होता है, यूरेसिल होता है, गोनाइन होता है एंड साइटोसिन होता है। सो आरएनए प्राइमेस क्या करता है, ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, एज वेल एज बोर्ड में भी आपको पूछा जा सकता है। सो आरएनए प्राइमेस क्या करता है, तो आरएनए प्राइमेस पॉलीमराइज द आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक। आरएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज द एडिनाइन, यूरेसिल, गोनाइन, साइटोसिन, इनको पॉलीमराइज करता है, इनको जोड़ता है, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ बाद में ये जो आरएनए प्राइमर होता है ना, ये जो आरएनए प्राइमर आपका बना, बराबर, तो ये बाद में ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है, बाद में ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद जो गैप होती है वो गैप किससे फिल हो जाती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड से ये गैप फिल हो जाती है, बराबर। तो ये स्टूडेंट हमने देखा आरएनए प्राइमर, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, अंडरस्टूड। तो यहां पे हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। नाउ अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेन, डीएनए चेन कैसे बनते हैं। तो उससे पहले जैसे हमने देखा था कि जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरुआत में बताया था
कि 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट होते, सो एक्चुअली दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द डीएनए सिंथेसिस, और वो होते आपके डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सिन साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, और दूसरा होता है आपका डीऑक्सिन थाइमिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होते, तो फर्स्ट ये एटीपी के साथ कंबाइन होके एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो क्या बन जाते हैं आपके, वो बन जाते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ट्राइफॉस्फेट। सॉरी। नाउ अब जैसे हम देखते हैं ना, तो ये हमारी डीएनए की जो सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड है, जो सेपरेट हो गई है एक दूसरे से, तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो ये एक्चुअली डीएनए टेम्पलेट का काम करेगी, ये डीएनए टेम्पलेट का काम करेगी। जैसे हम समझते हैं, यहां पे है आपका टी, यहां पे है ए, यहां पे आपका सी है, और यहां पे आपका जी है, बराबर। यहां पे हम देखते हैं तो एडिनाइन, देन यहां पे हम देखते हैं तो थाइमिन, देन गोनाइन, देन साइटोसिन। नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड जो मोनोफॉस्फेट होते हैं वो फ्लोटिंग करते रहते हैं न्यूक्लियर शेप के अंदर, फिर ये एटीपी के साथ ज्वाइंट होके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि लाइक समझो कि ये आपका है डीऑक्सी एटीपी, बराबर। सो नाउ ये जो एटीपी होगा वैसे ही आपका दूसरा होगा कि लाइक जैसे कि जीटीपी है, बराबर। उसी तरह से जैसे हम देखते हैं तो सीटीपी है, बराबर, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो नाउ ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी जो बेस पेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि ये है आपका एडिनाइन, तो ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, बराबर। सो कंबाइन हो जाएगा। सो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनो जो ट्राइफॉस्फेट होता है, बराबर, ये जो डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, सो डीएनए की जो सिंगल स्ट्रैंड होती है वहां पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अकॉर्डिंग वो उनके साथ ज्वाइंट हो जाता है, और ज्वाइंट होने की वजह से ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते, दे आर कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होंगे, स्टूडेंट याद रखना है कि ये जैसे इसके साथ ज्वाइंट हो गया ए के साथ, तो दो फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, बराबर। सो नाउ होता क्या है, तो ये जो आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं, सो दे आर जॉइंट अ नाइट्रोजिनस बेस एट ईच सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, बराबर। तो जब ये ज्वाइंट होंगे तो इनके बीच में, फॉस्फेट के बीच में जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से पायरोफॉस्फेट एक दूसरे से पायरोफॉस्फेट उनसे अलग हो जाता है। तो एक्चुअली जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन टू द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अंडरस्टूड? अब ये जो पायरोफॉस्फेट एक दूसरे से ये जो पायरोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट में से सेपरेट हो गए ना, नाउ इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो पायरोफॉस्फेट होते हैं, बराबर, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, और इसकी वजह से, बराबर, मैं यहां पे लिखता हूं, शायद आपको दिखेगा नहीं, तो ये जो पायरोफॉस्फेट होता है जो कहां से रिलीज हुए, ये जो ट्राइफॉस्फेट है जो ये बेस के साथ सिंगल स्ट्रैंड जो है उसके साथ ज्वाइंट हुआ, तो ये ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गए मोनोफॉस्फेट, और उसकी वजह से पायरोफॉस्फेट अलग हो गए। नाउ ये जो पायरोफॉस्फेट है, बराबर, जब ये
जो ट्राइफॉस्फेट से अलग होते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, बराबर। दूसरा, अब ये जो पायरोफॉस्फेट है ना, इनका हाइड्रोलाइसिस होगा, और पायरोफॉस्फेट का हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से, बराबर, दे आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2PI, सॉरी, नाउ सो दे आर कन्वर्टेड इनटू 2-pyrophosphate। नाउ तो ये पायरोफॉस्फेट में जब कन्वर्ट होंगे ना, तो इसमें से भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी डीएनए सिंथेसिस के लिए बनाने के लिए काम आती है, बराबर। नाउ तो हम यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो देखा ना, तो इस तरह से ये मतलब कि एडेनाइन थाइमिन के साथ ज्वाइंट हो गया, थाइमिन एडेनाइन के साथ, गोनाइन साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन गोनाइन के साथ, और इस तरह से आप देखोगे तो एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल में से, बराबर, 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल बन गए। तो ये जो 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो बने ना, ये एक सिंगल में से, समझो कि इसमें से ये 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने, ये 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बने। सो ये जो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है, दे आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट डीएनए, ये पेरेंट डीएनए जैसे होंगे। इवन दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ अब जैसे हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन अभी हमारा बाकी है, तो जैसे हम बात करते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आरएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर आपका कहां पे बनता है, तो ये हमारी 2 सिंगल स्ट्रैंड है, ये हमारी 2 सिंगल स्ट्रैंड है, बराबर। ये इसका एक एंड है 5 प्राइम एंड, बराबर। तो एक जो आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा, एट द फ्री एंड ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड। कहां पे बनेगा, एट द फ्री एंड। ये आपकी 2 स्ट्रैंड है ना, सिंगल स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड है ये, बराबर। तो ये इसका फ्री एंड है। तो एक आरएनए प्राइमर आपका यहां पे बनेगा, बराबर, एक आरएनए प्राइमर यहां पे बनेगा जो कंटिन्यूस होगा। जो कैसे होगा, और डायरेक्शन क्या होगा आपका, याद रखना स्टूडेंट, डायरेक्शन होगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्लीज रिमेंबर, जो डायरेक्शन होगा आरएनए प्राइमर का, सो दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये सिंगल स्ट्रैंड कहां पे बनेगा, कहां से बनेगा, ये भी आपको नीट में पूछा जाता है। सो एट द फ्री एंड ऑफ 1 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो फ्री एंड है, बराबर, वहां पे 5 प्राइम एंड पे बनेगा, और ये कंटिन्यूस बनेगा। तो जो कंटिन्यूस बनेगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, आपको पूछा जाता है, बराबर। नाउ दूसरा जो आरएनए प्राइमर बनेगा वो कहां पे बनेगा, तो एट फ्री एंड एट फॉर्क साइड। ये आप देखोगे ना, तो ये फॉर्क है, यहां से कट रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क। ये साइड को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क। तो ये जो रेप्लिकेशन ऑफ फॉर्क का जो एंड पॉइंट है ना, तो दूसरा आरएनए प्राइमर यहां से बनेगा 5 प्राइम। इसको अगर हम कंसीडर करेंगे ना, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यू बनेगा, ये डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। तो यहां पे अब देखोगे ना आरएनए प्राइमर बनेगा। सो स्टूडेंट याद रखना, ये नीट वाला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं आपको कि आरएनए प्राइमर कहां पे बनते हैं और कौन से डायरेक्शन में बनते हैं। तो याद रखना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 2 स्ट्रैंड फ्री हो गए, तो एक का जो फ्री एंड है वहां से बनता है, मतलब कि आरएनए प्राइमर यहां से यू बनेगा, और दूसरे का जो फ्री एंड कौन सी तरफ वाला, फॉर्क एंड की तरफ, इस तरफ वाला एंड, तो यहां से इस तरफ बनेगा। बट ये जो बनता है ना आपका, ये कंटिन्यूस नहीं बनता है, फ्रेगमेंट में बनता है। तो यहाँ पे आप देखते हो ना छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट है, यहाँ पे हम देखते हैं ना ये छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, बराबर। तो ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट है ना, सो दे आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सो ये भी नीट वाला काफी बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, 2016, 2017, व्हाट इज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको याद रखना है, अ स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट, जो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, बराबर, उसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। नाउ याद रखना है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये जो आरएनए जो प्राइमर बनेगा ना, तो यहाँ पे तो आपका कंटिन्यू है ना, तो यहाँ पे तो कंटिन्यू आरएनए प्राइमर बनेगा, बट यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये तो सेगमेंट में, तो हर एक सेगमेंट के लिए
इंडिविजुअल आरएनए प्राइमर बनेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेगमेंट है, तो इसके लिए इंडिविजुअल आरएनए प्राइमर बनेगा। ये जो आपका ओकाजाकी सेगमेंट है इसके लिए भी इंडिविजुअल आरएनए प्राइमर बनेगा। ये जो आपका ओकाजाकी सेगमेंट है तो इसके लिए भी इंडिविजुअल आरएनए प्राइमर बनेगा, बराबर। तो यहां पे आप देखोगे ना, तो ये जो आरएनए जो यहां पे बन रहा है ना, जो आपका ये जो स्ट्रैंड बन रही, इट इज नॉट कंटिन्यू स्ट्रैंड, सो इसके लिए इसको डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बोलते हैं, बराबर। सो दैट इज कॉल्ड अ लेगिंग स्ट्रैंड, दैट इज लेगिंग स्ट्रैंड। बाद में ये कंटिन्यू हो जाता है, बाद में ये कंटिन्यू हो जाता है और आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाता है, आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाए, बाद में ये कंटिन्यू हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब मैं जैसे आपको बता देता हूं कि आपको क्वेश्चन, ये जो पूरा हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा ना, पूरा डीएनए रेप्लिकेशन, तो अब नीट में क्वेश्चन कहां से आपको पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे, तो एक चीज ये याद रखना है कि एंजाइम के बारे में काफी क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल हेलिकेसिस, कौन सा एंजाइम है जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको अनकॉइल करता है, तो दैट इज हेलिकेसिस। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि लाइक जैसे कि टोपो आइसोमर्स है, हेलिकेसिस है, एसएसबी है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम हेलिक्स स्टेबिलाइजिंग प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन है? एंजाइम इज ऑल्सो प्रोटीन, ये तो हमको मालूम है, बट अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि लाइक जैसे एग्जाम आपको ऑप्शन में दिया है, हेलिकेस दिया हुआ है, एसएसबी दिया हुआ है एंड टोपो आइसोमर्स दिया हुआ है, और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा नॉन एंजाइम है, सो दैट इज एसएसबी। याद रखना है एसएसबी जो क्या करता है एक्चुअली, तो ये जो अनकॉइल डीएनए जो है ना, सॉरी कॉइल जो डीएनए वो अनकॉइल होता है ना, तो उसको स्टेबिलाइज करता है क्योंकि वो वापस कॉइल ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा कि जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, तो वो भी जैसे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ये तो बोर्ड वाला क्वेश्चन भी है और नीट वाला क्वेश्चन भी है। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड होते हैं, सो दे सेपरेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, बराबर। वो लोग एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सेपरेट होते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। आरएनए प्राइमेज क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना है आरएनए प्राइमेज एक एंजाइम है जो करता क्या है, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक। आरएनए जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उसको जोड़ने का काम करता है। एडिनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्योनाइन। दूसरा स्टूडेंट आपको याद रखना है कि डीएनए के अंदर एडिनाइन होता है, थाइमिन होता है, गोनाइन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए के अंदर एडिनाइन होता है, यूरेसिल होता है, गोनाइन होता है और साइटोसिन होता है, थाइमिन नहीं होता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। अंडरस्टूड? दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आरएनए प्राइमर जो होते हैं ना, तो ये फिर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं, तो ये कौन से एंजाइम से ज्वाइंट होता है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। दैट इज लिगेस, एंजाइम लिगेस, बराबर। जो एक एंजाइम है लिगेस, तो ये लिगेस से ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे एंड देन ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है ना, ये कंटिन्यू हो जाएगी, ये लेगिंग स्ट्रैंड आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो आपको नीट में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा कि कौन सी स्ट्रैंड कंटिन्यू होती है और कौन सी स्ट्रैंड डिसकंटिन्यू होती है। तो याद रखना है लीडिंग स्ट्रैंड इज अ कंटिन्यू और लेगिंग स्ट्रैंड इज अ डिसकंटिन्यू। दूसरा कि जो रेप्लिकेशन होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होता है, और दो जगह से होता है। एक स्ट्रैंड में उसका जो फ्री एंड होता है वहां से होता है, और दूसरा स्ट्रैंड का जो फ्री एंड होता है एट अ फोर्क साइड तरफ वाला। ये जो स्ट्रैंड है तो इसका कौन सा फ्री एंड है, इस तरफ वाला एंड, और ये कौन सी तरफ है, फोर्क साइड पे, तो वहां से आरएनए प्राइमर होगा, वहां से आरएनए प्राइमर होगा। दूसरा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो है ओकाजाकी सेगमेंट। व्हाट इज ओकाजाकी सेगमेंट? तो जो छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट होते हैं, जो स्मॉल डीएनए सेगमेंट होते हैं, जो कंटिन्यू नहीं होते, छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, तो दैट स्मॉल डीएनए सेगमेंट
आर कॉल्ड ओकाजाकी सेगमेंट। और दूसरा ये याद रखना है कि ये जो पर्टिकुलर ओकाजाकी सेगमेंट के लिए, मतलब इंडिविजुअल ओकाजाकी सेगमेंट के लिए अलग से आरएनए प्राइमर बनेगा और देन बाद में ये आरएनए प्राइमर रिमूव हो जाएगा और जो गैप बचेगी, सो दैट गैप विल बी फिल्ड विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अंडरस्टूड? सो ये स्टूडेंट हमने देखा रेप्लिकेशन। सो रेप्लिकेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, so thank you very much and take care.